हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आज देखेंगे पार्ट थर्ड। कौन सा? सॉरी, दीर्घ प्रश्न उत्तर का। और इससे पहले हमने दो पार्ट में निपटा दिए हैं, जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर थे। और हर एक क्वेश्चन को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से। आई होप कि आपने पिछले के दोनों पार्ट देख लिए होंगे। उससे पहले मैंने आपको एमसीक्यू यानी वैकल्पिक प्रश्न, फिर उसके बाद निश्चित प्रश्न उत्तर, और उसके बाद फिर अति लघु, और फिर उसके बाद लघु। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको अभी तक कंप्लीट करा चुका हूँ। सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। या तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, या ऊपर आपको आई बटन पर भी ऑप्शन आ रहा होगा। और उसके अलावा आप इस वीडियो के एंड में भी आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और देर ना कर तो ले चलता हूँ आज के जो क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ। और ये जो है आज पार्ट थर्ड है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का। इससे पहले दो पार्ट में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, सिंपल डिस्क्रिप्शन में जाकर के या फिर चैनल पर विजिट करके आप प्लेलिस्ट आप ओपन कर लीजिएगा एसएसटी की, और सभी पार्ट्स को आप अच्छे से समझ लीजिएगा और कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न जो है आज का, और आज ये आखिरी पार्ट है। इसके बाद एक मैप की क्लास रह जाएगी, जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है आपके एग्जाम में, क्योंकि 6 नंबर के सीधा सीधा मैप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। और लास्ट ईयर भी यही हुआ था। और 6 में से 6 के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले थे, जिन बच्चों ने लास्ट ईयर वीडियोस देखी थी। और सभी के पॉजिटिव कमेंट है। और अभी नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आएगी वो मैप की आएगी, और बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा सभी चीजें। तो पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक दल से क्या तात्पर्य है? लोकतंत्र में इन दलों का क्या महत्व है? राजनीतिक दल आप लोगों ने बेसिकली देखा होगा, जब भी इलेक्शन होते हैं आपने कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और ऐसी समाजवादी पार्टी, विभिन्न पार्टियों के नाम सुने होंगे। तो ये राजनीतिक दल क्या कार्य करते हैं, क्या चीजें होती हैं, कैसे बनते हैं, और इनका लोकतंत्र में क्या महत्व है? तो ज्यादातर बच्चे जो इलेक्शन के टाइम पे एक्टिव रहते हैं या जानते हैं कांग्रेस क्या है, बीजेपी क्या है, तो इजिली इस क्वेश्चन का आंसर आप बना करके लिख सकते हैं। कोई भी टीचर आपके आंसर को काटेगा नहीं। फिर भी जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए हम एक बार इसको पढ़ते हैं और आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूं मैं अच्छे से। और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं जैसा कि 2012, 13, 15, 17, 18, 20, तो आप समझ सकते हैं कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कहने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर देखो, राजनीतिक दल व्यक्तियों का ऐसा संगठन होता है जिनकी सामान्य विचारधारा तथा सिद्धांत होते हैं, तथा जिनका उद्देश्य सामूहिक प्रयासों द्वारा सत्ता प्राप्त करना होता है। राजनीतिक दल राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। राजनीतिक दल की प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित है। तो सिंपल आप लास्की और गैटिल, इन दोनों की डेफिनेशन याद कर लीजिए अगर जरूरत पड़ेगी। वैसे एग्जाम में पूछता नहीं है कि लास्की या गैटिल के राजनीतिक दल की क्या परिभाषा है, फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। राजनीतिक दल से हमारे तात्पर्य नागरिकों के उस संगठित समूह से है जो एक संगठन के रूप में कार्य करता है। सिंपल सा है। ऐसे ही गैटिल है, राजनीतिक दल न्यूनाधिक संगठित उन नागरिकों का एक समूह है जो एक राजनीतिक, इसको आप छोड़ दीजिए, नहीं पढ़ना पड़ेगा, खाली सिरदर्द होगा, खाली एक लास्की के अकॉर्डिंग आप इसको याद कर लीजिएगा। फिर है प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों का महत्व, ये भी आपसे पूछा गया है, तो इसका पढ़ लेते हैं। प्रजातंत्रात्मक शासन के लिए राजनीतिक दलों का होना अनिवार्य है। गिलक्राइट्स के अनुसार प्रजातंत्र शासन जनता का शासन ना होकर जनता के प्रतिनिधियों का ही शासन होता है। लॉर्ड ब्राइट के अनुसार प्रजातंत्र में राजनीतिक दल अनिवार्य है। कोई भी विशाल स्वतंत्र देश उसके बिना नहीं रह सकता। कोई भी यह स्पष्ट नहीं कर सका है कि उनके अभाव में प्रतिनिधात्मक शासन किस प्रकार चलाया जा सकता है। लिकॉक के अनुसार केवल दलीय प्रणाली ही ऐसा माध्यम है जो लोकतंत्रीय शासन को संभव बनाती है। प्रजातंत्र रूपी इंजन को चलाने के लिए राजनीतिक दल पटरी के रूप में कार्य करते हैं। संक्षेप में प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों का महत्व निम्नलिखित दृष्टियों से है। तो इसके जो नीचे पॉइंट दिए हैं इनको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। पहला जो है इसमें स्वस्थ लोकमत का निर्माण करना, दूसरा है निर्वाचनों का संचालन करना, तीसरा है सभी वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करना, चौथा है मतों एवं सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना, पांचवा है सरकार का निर्माण और संचालन करना, छठा है शासन सत्ता का मर्यादित रखना, सातवां है शासन के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित करना। तो इन पॉइंट में से कम 4 पॉइंट अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर नीचे हम एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। वर्तमान में कोई भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था दलों के अभाव में कार्य नहीं कर सकती। नेपाल में कुछ समय पूर्व दल विहीन लोकतंत्र के सिद्धांत को अपनाने का प्रयास किया गया, परंतु यह प्रयास पूर्णतः क्या हो गया, असफल हो गया। ठीक है, वहां पर क्या हो गया, नेपाल वालों ने कोशिश की थी बट वहां पर क्या हो गया, पूरी तरह से असफल हो गया। क्या कि बिना लोकतंत्र, बिना किसी पार्टी के देश को चलाया जा सके, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप अच्छे से जानते हैं। आई होप इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं? 2014-17 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके मैं आपको मेन पॉइंट पढ़ करके पढ़ा देता हूं, और मेन पॉइंट अगर आप समझ गए तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके जो पहला पॉइंट है, देखो, विभिन्न चुनौतियां, वो है गलतियों के लिए राजनीतिक दलों पर दोषारोपण। मान लो किसी एक पार्टी ने गलत कर दिया तो उसके खिलाफ एक वो क्या करते हैं, मान लो
जितनी भी पार्टी आप देखेंगे सभी ने देखा होगा, ना कांग्रेस अच्छी, ना बीजेपी अच्छी, ना आम आदमी पार्टी अच्छी, सब क्या करते हैं एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं, दोषारोपण उसी को कहा जाता है। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता का पूर्ण विश्वास राजनीतिक दलों में होता है। लोकतांत्रिक राजनीति का संचालन राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है। अतः शासन की गलतियों के कारण जनता को जो कठिनाई होती है उसका दोषारोपण राजनीतिक दलों के ऊपर किया जाता है। सामान्य जनता की अप्रसन्नता तथा आलोचना राजनीतिक दलों के कामकाज के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित होती है। दूसरा है आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। यद्यपि राजनीतिक दल लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, परंतु उनमें आंतरिक लोकतंत्र का अभाव देखने को मिलता है। राजनीतिक दलों के संगठनात्मक चुनाव नियमित रूप से नहीं होते हैं। दल की संपूर्ण शक्ति कुछ व्यक्तियों के हाथों में सिमट जाती है। दलों के पास अपने सदस्यों की सूची भी नहीं होती है। तीसरा है साधारण सदस्यों की उपेक्षा। अब साधारण सदस्य यानी जो छोटे मोटे कार्य करते हैं उनको कई बार क्या किया है, सहभागिता ही नहीं दी जाती या उनको बुलाया नहीं जाता है। तो यह भी देखा गया कि दलों में साधारण सदस्यों की उपेक्षा की जाती है। उसे दल की नीतियों के निर्माण में सहभागिता प्रदान नहीं की जाती है। वह दल के कार्यक्रमों के बारे में अनभिज्ञ बना रहता है। जो सदस्य दल की नीतियों का विरोध करते हैं उन्हें दल की प्राथमिक सदस्यता से वंचित कर दिया जाता है। फिर हम वंशवादी उत्तराधिकारी, तो ये आपने देख लिया होगा कि भारत सहित विश्व के अनेक राष्ट्रों में यह देखा गया है कि दलों में वंशवादी उत्तराधिकारी की परंपरा पड़ गई है। भारतीय राजनीति में सभी राज्यों में इस प्रकार के दल देखे जा सकते हैं। इनमें से कई दलों ने तो वर्षों तक देश में शासन किया है, तो इसका एग्जाम्पल मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से जानते हैं। फिर है धन की महत्ता। तो वर्तमान में राजनीतिक दलों में भी धन की महत्ता बढ़ती जा रही है। चुनाव के समय राजनीतिक दलों द्वारा अपने प्रत्याशियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। मान लो कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, ठीक है, और किसी एक स्टेट में क्या है, इलेक्शन है, तो वहां पर क्या करेंगे, केंद्र से उसको स्पेशली भेजा जाता है, बट वो लोगों को दिखा करके नहीं, वो अंदर ही अंदर उसको पैसा भेजा जाता है इलेक्शन लड़ने के लिए, ताकि उनकी जो सरकार है या केंद्र में जो सरकार है वो और मजबूत हो सके। ठीक है, बाकी सार्थक विकल्प का अभाव, राजनीति का अपराधीकरण, तो इनको आप पढ़ लीजिएगा या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों अगर मैं इसमें सिंपल सा आपको बताऊं कि ये क्या करता है, इसके अंतर्गत आप जो भी जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो गई है, ठीक है, उसको कितने दिन का, 100 दिन का क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। ये गारंटी देता है कौन, 2005 अधिनियम। तो इसका हम देखो पढ़ लेते हैं एक बार। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य, और ये 2005 में लागू किया गया, इसको आप याद रखिएगा। एक नंबर में एमसीक्यू में भी मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था। 2005 का उद्देश्य चयनित जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन अकुशल श्रम वाले रोजगार की गारंटी देना है। वर्ष 2009-10 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। राज्यों में कृषि श्रमिकों के लिए लागू वैधानिक न्यूनतम मजदूरी का भुगतान इसके लिए किया जाएगा। इसके अंतर्गत 33% लाभ भोगी महिलाएं होंगी। योजना के इच्छुक एवं पात्र व्यक्ति द्वारा पंजीकरण कराने के लिए 15 दिन के भीतर रोजगार न दिए जाने पर निर्धारित दर से बेरोजगारी भत्ता सरकार द्वारा दिया जाएगा। यानी अगर काम नहीं दिया जाएगा तो आपको पैसे मिलेंगे। इस प्रकार यह अधिनियम रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान करता है। अधिनियम के अंतर्गत इस तरह के कामों को वरीयता दी जाएगी जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ने में मदद मिल सकेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती है, या फिर संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों की रोजगार परिस्थितियों की तुलना कीजिए। क्वेश्चन आपका 2014, 13, 15, 17 में पूछा गया, तो इस बार 2023 में भी ये क्वेश्चन आपका आएगा। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सिंपली आप इसमें अगर देखेंगे तो क्या लिखा है, रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियों को दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, दो भागों में बांट दिया। अब उसके बाद आप ये लिखेंगे संगठित क्षेत्र और दूसरा असंगठित क्षेत्र। अब हम इसमें ये समझ लेते हैं कि संगठित में कौन आता है और असंगठित में कौन कौन आता है। ठीक है, तो संगठित में आपके जो भी नियम कानून वगैरह चलते हैं ये संगठित में, और असंगठित में क्या है कि सुबह से शाम तक काम किया, शाम को पैसे मिल गए। तो एक बार हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ लेते हैं। संगठित क्षेत्र में वे उद्यम अथवा कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है। अवधि क्या होती है, नियमित होती है, और इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। ये क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। जैसे अभी मान लो सिडकुल में कोई काम कर रहा है तो उसको पता है कि 8 घंटे काम करेंगे, 1 महीना काम करेंगे, 12,000 रुपए मिलेंगे, ये इसका निश्चित है और ये पूरे साल भर चलते रहता है। ठीक है, बट वहीं अगर मैं किसी किसान की बात करूं, किसी मजदूर की बात करूं, तो अगर वो सुबह से शाम तक काम करेगा तब उसको पता है कि शाम को 350 मिलेंगे। अगले दिन फिर अगर उसको काम नहीं मिला तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये मेन जो अंतर है आप यहीं से समझ सकते हैं कि संगठित और असंगठित में अंतर क्या है।
तो जो संगठित है वो सरकार द्वारा क्या होता है, सरकार की नजरों में रहता है और इन्हें सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करना होता है। इन नियमों एवं विनियमों को अनेक विधियों जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवा अनुदान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम इत्यादि में उल्लेख किया गया है। यह क्षेत्रक संगठित क्षेत्रक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी कुछ औपचारिक प्रक्रिया एवं क्रियाविधि होती है। इसमें रोजगार सुरक्षित होता है, काम के घंटे निश्चित होते हैं, अतिरिक्त काम के लिए अतिरिक्त वेतन मिलता है तथा कर्मचारियों को कार्य के दौरान एवं सेवानिवृत्ति के बाद भी अनेक सुविधाएं मिलती हैं। ये आप अच्छे से जानते हैं। संगठित क्षेत्र में आपकी ये समझ लो, जो भी आर्मी में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, गवर्नमेंट टीचर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं जो बड़े-बड़े, तो ये सब किस में आते हैं? संगठित क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद अगर हम करें असंगठित क्षेत्र, तो संगठित क्षेत्र के विपरीत असंगठित क्षेत्र छोटी और बिखरी इकाइयों जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं, से निर्मित होता है। इस क्षेत्र के नियम या विनिमय तो होते हैं किंतु उसका अनुपालन नहीं होता है। ये अनियमित एवं कम वेतन वाले रोजगार होते हैं। इनमें ना तो सवेतन अवकाश का ही कोई प्रावधान होता है और ना ही रोजगार की सुरक्षा। आई होप आप दोनों को समझ गए होंगे, संगठित और असंगठित को। अगला प्रश्न है, देखो इसको आप देखो यहाँ है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के संरक्षण के उपाय। यानी आपने एक तो पढ़ लिया संगठित जो कि सरकार के दिशा निर्देश में सब हो रहे हैं, तो दूसरा आपने देखा असंगठित जिसमें कोई भी चीज निश्चित नहीं है, तो आप उसके संरक्षण कैसे यानी उनका बचाव कैसे कर सकते हैं, उनको कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं, इसके बारे में आपने लिखना है। तो इसलिए आप बना करके लिख सकते हैं कि सरकार को उनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए और क्या क्या कर सकती है गवर्नमेंट उनके लिए, वो आपने बताना है। अगला प्रश्न है, वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं? वस्तु विनिमय की मुख्य कठिनाइयों के बारे में बताइए। 2017-20 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। देखो वस्तु विनिमय का मतलब होता है एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु। यही हो गया क्या? वस्तु का आदान प्रदान। तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु प्रत्यक्ष विनिमय को ही वस्तु विनिमय कहते हैं। प्रोफेसर जेवंस के शब्दों में अपेक्षाकृत कम आवश्यक वस्तु से अधिक आवश्यक वस्तु का आदान प्रदान ही वस्तु विनिमय है। अब इसमें कठिनाइयां क्या है? अब सिंपल सा अगर मैं इसको आपको समझाऊं कि आपके पास गेहूं है और आपको अब चाहिए क्या? सेब चाहिए। गेहूं के बदले सेब चाहिए। अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अब ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास सेब हैं और इसको गेहूं की जरूरत है। ठीक है, तो क्योंकि वस्तु विनिमय की कठिनाई आपसे पूछी है, तो आपके सामने क्या आएगा? एक ही ये कठिनाई सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ी आएगी कि जो चीज आपको चाहिए वो किसी दूसरे के पास है, बट उस दूसरे को वो चीज नहीं है जो आपके पास है, यानी दोहरे संयोग का अभाव। तो यही जो एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, वही चीज है जो मैंने अभी आपको समझाई। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो लिखा है, वस्तु विनिमय प्रणाली में मनुष्य ऐसे व्यक्तियों को खोजता है जो उसकी अतिरिक्त वस्तु लेकर उसे इच्छित वस्तु दे दे। उदाहरण के लिए माना नकुल के पास एक किताब है, वह उसके बदले में 2 पेन लेना चाहता है, तो उसे ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो किताब लेकर 2 पेन देना चाहता हो। यह एक कठिन कार्य है, इसमें उसका समय तथा शक्ति व्यर्थ नष्ट होंगे। यह भी हो सकता है कि उसे ऐसा व्यक्ति ही ना मिले। एक विकसित अर्थव्यवस्था में जिसमें एक दिन में लाखों व्यक्ति वस्तु और सेवाओं का विनिमय करते हों, ऐसे संयोगों को मिलना लगभग असंभव सा ही है। दूसरा है मूल्य मापन का अभाव। अब मान लो आप गेहूं तो लेकर के गए, वस्तु विनिमय कर रहे हैं ना, अब आपके पास कुछ तोलने वोलने का नहीं है। आपको सेब लेना है, उसको गेहूं लेना है, अब आप गेहूं लेकर के गए, उसने आप अब भैया कितने गेहूं के बदले कितने सेब, तो इसका क्या होगा? इसका भी अभाव होगा। वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय की दर निश्चित करना बहुत कठिन था, इसलिए इसका कारण वस्तुओं की संख्या का निरंतर बढ़ते जाना था। उदाहरण के लिए गाय के बदले में कितना कपड़ा, कितना गेहूं, कितनी भूमि देनी चाहिए, यह निश्चित करना या याद रखना अत्यंत कठिन कार्य था। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी। फिर था वस्तु विभाजन में कठिनाई। बहुत अब देखो भैया गाय है, अब गाय का विभाजन कैसे करेंगे? तो वही है कि बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती है जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता, विभाजन से उनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। कई ऐसी वस्तु अगर हम उसको आधा काट दें या तोड़ दें तो वो पूरा ही खराब हो जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह के संगठनों के पीछे मूल विचार क्या थे? अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। अब सिंपल से देखो 2012, 13, 14 में क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन आपने प्रैक्टिकली भी आपके गांव में या आपके आसपास आपने देखा होगा। स्वयं सहायता समूह काफी टाइम पहले चल रहे थे, अभी भी चलते हैं छोटे छोटे गांव में। अब इसमें क्या होता था कि गांव की लगभग महिलाएं क्या करती थी, एक ग्रुप बना लेती थी और कुछ पैसे कलेक्ट करती थी, चाहे वो 500 महीने के हो, 1000 रुपए महीने को। तो उनका एक पूरा बैठक होते थे, उसमें वो लोग पूरा क्या करते थे, निर्णय लेते कि प्रत्येक महिला को कितने रुपए देने पड़ेंगे। और उसमें हर महीने क्या होंगे, कोई भी एक व्यक्ति, कोई एक महिला
पैसे निकाल सकती थी और उनकी जो किस्त होती थी, ठीक है, वो हर महीने चलती रहती थी। हर महीने ऐसा होता था कि अगर 30 महिलाएं हैं, 30 महिलाओं ने एक महीने में 1-1 हजार रुपए, टोटल कितना हो गया, 30 हजार हो गया। अब किसी को मान लो पैसों की जरूरत है, ठीक है, पैसों की जरूरत है, तो वो क्या करेगी, उस 30 हजार रुपए को ले लेगी या 15 हजार रुपए को ले लेगी, तो उसको निकाल करके वो अपने सभी महिलाएं, ऐसा नहीं कि जिसने निकाला वो देती रहेगी, हर महीने वो सारी महिलाएं एक एक करके उसमें से पैसा ले सकती हैं। ठीक है, यही था स्वयं सहायता समूह। और इसमें क्या था कि इसमें लोगों की बहुत मदद हो जाती थी। कैसे मदद होती थी? अब एक इकट्ठा पैसा है, उस इकट्ठे पैसे से हमने कोई चीज खरीद ली। अब सिंपल सा है कि हम उसको क्या करते रहेंगे, किस्त में देते रहेंगे। बट आजकल आधुनिक रूप आ गया है, हमने विभिन्न चीजें देखी कि आप क्या करते रहो, ऑनलाइन कुछ भी खरीद लो और उसकी किस्त आप बैंक से कटवाते रहें। तो आजकल तो बहुत ऑप्शन आ गए हैं, इसलिए इनकी जो हम कह सकते हैं कि ये बहुत कम मात्रा में अब देखने को मिलते हैं। तो इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें कहा है, स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत लोगों ने गरीबों को उधार देने के कुछ नए तरीके अपनाए हैं। इनमें छोटे छोटे समूह बनाए जाते हैं जिन्हें स्वयं सहायता समूह कहा जाता है। स्वयं का मतलब क्या हुआ, खुद, सहायता मतलब मदद, समूह मतलब ग्रुप। गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह के संगठनों के पीछे मूल विचार यह है कि गरीब लोग बचत करें, बचत को एकत्रित करें और आवश्यकता पड़ने पर उसमें से ऋण लें। इसके अंतर्गत 15 से 20 लोग एक समूह बना लेते हैं। वे नियमित रूप से मिलते हैं और अपनी बचतों को संग्रहित करते हैं। यह बचत राशि धीरे धीरे बढ़ती जाती है। यह समूह अपने सदस्यों को ऋण देकर उनकी जरूरतों को पूरा करता है। इस ऋण की सहायता से लोग अपना छोटा मोटा रोजगार प्रारंभ कर सकते हैं। इस संबंध में निर्णय सभी सदस्यों द्वारा मिलकर लिए जाते हैं। ये ऋण ऋणाधार के बिना मिलते हैं, यानी आपको यहाँ पे कुछ चीज गिरवी नहीं रखनी होती है। इस प्रकार लोगों को स्वावलंबी बनने में सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त ये सामान्य समस्याओं पर भी विचार विमर्श करते हैं। अब भैया जब 15-20 लोग बैठेंगे तो वो उस चीज के अलावा वो और भी बहुत सी चीजें डिस्कस करते हैं कि हाँ, हमारे गांव में ये चीज नहीं हो रही है, या ऐसे हो रहा है, या इसको ऐसा होना चाहिए। तो इसका बहुत फायदा होता था। बट धीरे धीरे जैसे आधुनिक हम जैसे जैसे विकास की ओर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे बहुत से बदलाव देखने को मिल रहे हैं हमें। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। और उससे पहले एक चीज कंफर्म कर लेता हूं, क्योंकि और इसके बाद एक ही क्वेश्चन बचा है। एक क्वेश्चन के बाद आपके लगभग जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। वही चीज मैं देखता हूँ और देखा कि वीडियो तो चल रही है, बट जो वीडियो मोबाइल का कैमरा है वो बंद हो चुका है। तो अच्छा हुआ कि, बट अभी तो फिलहाल लास्ट क्वेश्चन है, तो चलो कम से कम लास्ट में जाते जाते आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे को। तो ये आपने समझ लिया स्वयं सहायता समूह क्या है। और इसका फिर अगला जो प्रश्न है वो है, बैंक से आप क्या समझते हैं? आधुनिक युग में बैंक क्या कार्य संपन्न करते हैं? एक 12-22 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया। देखो सीधा सीधा 10 साल बाद ये क्वेश्चन आया, तो इसको भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो बैंक तो आप सभी लगभग चाहते हैं, आपका खाता भी होगा, तो आप इजिली इसके बारे में लिख सकते हैं। फिर भी हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं। बैंक हमारे आधुनिक आर्थिक जीवन की एक महत्वपूर्ण संस्था है। सामान्यतः बैंकों को रुपया जमा करने व ऋण देने वाली संस्था के नाम से जाना जाता है। परंतु आधुनिक समय में बैंक के कार्यों का अत्यधिक विस्तार हो गया है, इसलिए बैंक की परिभाषाएं भी विस्तृत हो गई हैं। बैंकों को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। बैंक वह व्यक्ति अथवा संस्था है जो मुद्रा और साख में व्यवसाय करती है, जहां जमा धन का संरक्षण और निर्गमन होता है तथा ऋण एवं कटौती की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और एक दूसरे से दूसरे स्थान पर भेजने की व्यवस्था की जाती है। इसके बाद अगला पॉइंट देख रहे हैं आप, बैंक के क्या कार्य हैं। पहला है जमा पर रुपया प्राप्त करना, यानी जो आप जमा करेंगे उस पर भी वो लोग ब्याज उठाते हैं। पढ़ लेते हैं हम इसमें। देखो, व्यापारिक बैंक का मुख्य कार्य जनता की बचत को एकत्रित करना तथा उसे उन लोगों के लिए उपलब्ध कराना है जो उसका उचित उपयोग करना चाहते हैं। बैंक में रकम जमा करने के लिए प्रायः 5 प्रकार के खाते खोले जाते हैं। चालू खाता, और उसके बाद फिर आपका है सावधि खाता, फिर है सावधि जमा खाता, फिर बचत खाता, फिर गृह बचत खाता या फिर आवर्ती जमा खाता। फिर है दूसरा ऋण देना। आपने देखा होगा कि इसमें ऋण भी दिए जाते हैं कि किसी व्यक्ति को अपने महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए कुछ पैसे चाहिए, ऋण चाहिए, तो वो ले सकते हैं। और बैंक भी क्या करता है, 5 प्रकार के ऋण देता है। पहला है ऋण तथा अग्रिम धन, नगद साख, अधिविकर्ष, फिर बिलों का भुनाना, धनराशि का सरकारी प्रभूतियों में निवेश। कितने प्रकार के कौन ऋण देता है? बैंक। फिर आगे हम देखते हैं इसमें विनिमय का सस्ता माध्यम, यानी ये बहुत ही इजिली इसमें क्या हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है कि बैंक समाज को सस्ते तथा सुविधाजनक विनिमय का माध्यम प्रदान करते हैं। आप देखते होंगे कि इसलिए आप बैंक में जाते होंगे, आप जितना पैसा चाहे निकाल सकते हैं, जितना आपके अकाउंट में होगा। ऐसा नहीं कि दूसरे के खाते से आपको निकाल करके दे देंगे। फिर है मुद्रा का स्थानांतरण, यानी आप इजिली बैंक के द्वारा किसी भी दूसरे देश में, किसी भी दूसरे राज्य में, किसी भी दूसरे व्यक्ति को इजिली जितना पैसा भेजना चाहे भेज सकते हैं, पर उतना जितना आपके पास बैंक में होगा।
फिर है अभिकर्ता संबंधी कार्य, इसको आप छोड़ दीजिए, इसको आपने इतना नहीं पढ़ना है। 6 है विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय, यानी विदेशी मुद्रा को आप यहाँ से वहां ट्रांसफर कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो इन आंकड़ों को आप पढ़ लीजिए। अगला और लास्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नजर रखता है। देखो टोटल जितने हमारे देश में बैंक है उन सब पर नजर रखने का काम कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक, कि कौन सा बैंक कैसे काम कर रहा है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, बस इसको हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद आज की और ये जो लॉन्ग दीर्घ वीडियो है वो कंप्लीट हो जाएगी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की। उसके बाद सिर्फ एक पार्ट आपका बचा है, कौन सा, मैप का। मैप की एक क्लास खत्म होने के बाद आपका एसएसटी का जो पूरा सिलेबस है वो मैंने आपको लगभग कवर करा दिया, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। तो इसको पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट हम सीधा पढ़ते हैं, बैंक अपनी जमाओं का एक न्यूनतम निर्धारित हिस्सा अपने पास रख रहे हैं, यानी बैंक जितने भी हैं अपना एक निर्धारित हिस्सा उनका होता है, चाहे 2% हो चाहे 3% हो, वो उतना हिस्सा अपने पास रख सकते हैं, बाकी सारा रिजर्व बैंकों को भेज दिया जाता है। दूसरा आप देख पा रहे हैं, दूसरा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इसमें, तो लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे थे, तो इसमें पहला देखो कि एक निश्चित हिस्सा ही अपने पास बैंक रख सकता है। फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं, बैंक निर्धारित नीति के अंतर्गत ही ऋण दे रहे हैं, यानी जो निर्धारित कौन करेगा, भारतीय रिजर्व बैंक निर्धारित करेगा, उसी के तहत ये बैंक क्या करेंगे, ऋण दे सकते हैं। तीसरा पॉइंट है ऋणों पर ब्याज दर केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायियों और व्यापारियों को ही ऋण उपलब्ध नहीं करा रहे, अपितु छोटे किसानों, छोटे उद्योगों, छोटे कर्जदारों को भी ऋण दे रहे हैं। ये भी कौन ध्यान रखता है, रिजर्व बैंक। फिर है जमा राशि, ऋण राशि, ऋण भागी व ब्याज दर के संबंध में बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक को समय समय पर सूचना देनी होती है, यानी हेड ऑफिस इनका कौन है, भारतीय रिजर्व बैंक है। और जितने भी आप पूरे भारत में बैंक देखते हैं ये सभी किनके अंडर में काम करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के। तो सीधा सीधा समझ सकते हो कि ऊपर बॉस बैठा है, नीचे ये छोटी छोटी शाखाएं जो विभिन्न एचडीएफसी बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, सब किसके अंदर काम करता है, भारतीय रिजर्व बैंक के। आई होप बच्चों ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से समझ गए होंगे, इन क्वेश्चंस का आंसर आप बहुत अच्छे से एग्जाम में लिख करके आने वाले हैं। बस आप लोगों से यही उम्मीद है कि जितने क्वेश्चन आपको समझाए, जितने क्वेश्चन आपको दिखाए, इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से सॉल्व करेंगे और सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से एग्जाम में लिख करके आने वाले हैं। बस आप लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे और आपको 100% तैयारी कराऊंगा आपके बोर्ड एग्जाम की। ऐसा नहीं है कि बीच रास्ते में छोड़ दूंगा, एक एक सब्जेक्ट, एक एक टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से कवर करा रहा हूँ। लगभग आपका 50% मैं अभी तक कवर करा चुका हूँ, जो आपका बचा है वो आपके एग्जाम से पहले पहले आपको सब दे दूंगा, ताकि एग्जाम आप टेंशन फ्री होकर के दें और आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए और आपके घर वाले, आपके टीचर्स, आपके जितने भी दोस्त हैं सभी बहुत आपसे खुश हों कि रियल में आपने पढ़ाई की है और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आए हैं। तो सभी को बोर्ड एग्जाम्स के लिए बेस्ट विशेस और बेस्ट ऑफ लक अभी से, कि अच्छे से लग जाओ तैयारी करने में, ताकि लास्ट में आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लास्ट जो क्लास बची है आपकी मैपिंग वाली उसके साथ। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस जो भी है वो आपके पास इजिली आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।